हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह के अंदर जाकर लिंक पता कर लीजिएगा। मैं लिंक वहां पर पेस्ट कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक अपनी पुरानी वीडियोस का पेस्ट कर दूंगा, वहां पर से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने पहले से ही बहुत सारी अनोटेशंस वगैरह कर रखी है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन मैं ये लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सिर्फ इसका इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, बच्चों मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं श्रीजी फिजिक्स प्रेप पर आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। यहाँ पर फिजिक्स करने से आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेस लेवल से होगी, बिल्कुल बेसिक से होगी। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा, तभी मैंने यहाँ एनसीईआरटी ली है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, आपको एनोटेशंस देंगे, आपको एनोटेशंस करवाएंगे, आपके नोट्स बनवाएंगे, और साथ ही साथ जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी हम यहीं पर करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी, क्या क्या कंसेप्चुअल पॉइंट हम लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ये चैप्टर हमने करा है, ये जो थ्योरी हमने करी है, इसको अप्लाई करेंगे। इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस थे पॉसिबल जो बन सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करेंगे। तो ये वाला लेक्चर तो इंपॉर्टेंट होता है, इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखना। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस लेक्चर सीरीज का यही होता है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखूंगा, आपको सबसे पहले खुद वो सॉल्व करना है, एंड देन फिर आपको वीडियो को वापस चलाना है और देखना है कि क्या आपका क्वेश्चन का आंसर सही था या नहीं था। नहीं आता तो आप मेरे वीडियो सोल्यूशन से उसे देख पाएंगे, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बस आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि भाई क्या मैंने किसी गलत। अब अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को देखें, जो कि आप लोग का ये कह लो सबसे फेवरेट लॉ होता है, कि भाई अगर किसी से भी पूछो कोई भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो हर एक बच्चा एक ही सुर में आंसर देगा, एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सर सेकंड लॉ है। आंसर है नहीं सर, एफ इक्वल टू एम इज नॉट द करेक्ट न्यूटन लॉ। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन ने वो नहीं बोला जो हम पहली नाइन्थ क्लास में सीख कर आए, एफ इक्वल टू एम ए हमने सीख लिया, हमारी मैम ने सिखा दिया। अब तुम कहोगे कि सर क्या मैडम गलत थी। आंसर है नहीं, मैडम कभी गलत नहीं थी। बस उनके पास उस वक्त वो टूल्स नहीं थे ताकि वो जस्टिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो वो बोलने वाली है, और तुमने तभी वो स्टेटमेंट याद कर ली। इज दैट क्लियर। लेकिन अब हमारे पास वो सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। पहली चीज यहाँ पर हमें ये ध्यान में देना है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी से रिलेट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं डायरेक्टली एफ इक्वल टू एम ए लिख दूं और मेरी बात यहाँ पर खत्म हो जाए। नो सर, न्यूटन का सेकंड लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज नेवर बीन इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। इज दैट क्लियर। अच्छा, ऐसी बात क्यों है। ऐसी बात इसलिए है सर, क्योंकि जो हमारे पास मोमेंटम होता है यहाँ पर लिख रखा है, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर बोल्ड नोटेशन का यूज करा गया एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखिएगा जहां जहां बोल्ड है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर। अब यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या लाइन दे रखी है, द ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन द गिवन टाइम पॉसिबल द ग्रेटेस्ट इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड। ये मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये बहुत ही एक, तुम कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि यहाँ पर डिस्कस करनी बनती है। पहली बात, हमने जब यहाँ पर लिखा कि नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर जाती है, एक तो चेंज इन मोमेंटम पर और एक खुद टाइम पर। चेंज इन मोमेंटम, और दूसरी क्या चीज आई हमारे पास, टाइम इन विच द चेंज हैज बीन डन या अकर्ड, जितनी देर में वो चेंज हुआ। अगर मान लो तुमने बोला कि फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, तुमने इसे फिक्स कर दिया, तुमने इसे कर दिया फिक्स, और उसमें तुमने बोला कि मैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे घटा या बढ़ा सकता हूँ, तो फॉर ऑब्वियस रीजन जो हमारे पास जो फोर्सेस लग रही होंगी वो उसी तरीके से लगेंगी। अगर चेंज बहुत ज्यादा है मोमेंटम का तो फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर चेंज बहुत कम है मोमेंटम का, कीपिंग द चेंज इन टाइम टू बी कांस्टेंट, तो हमारी फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर तुमने चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखा, तुम कहोगे सर ये मैं कांस्टेंट कैसे रख लूँ, ये तो जीरो हो जाएगा अगर मैंने चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखा। देखो, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तुमने कहा ये कांस्टेंट है, थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ टाइम या थ्रू आउट द टाइम ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू रहने वाली है। लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं समय को चेंज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी के झापड़ मारा, है कि नहीं। अब तुम मोमेंटम चेंज कर रहे हो, मोमेंटम उतना ही चेंज कर रहे हो झापड़ मारने से। धीरे से झापड़ मारो, बड़ा फटाफट झापड़ मारो,
तो तुम्हें क्या लगता है किस में ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स जनरेट होगी? तो तुम कहोगे सर अगर मैं झापड़ को बहुत कम समय में मारूंगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या आ रही है? समय। समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फोर्स जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो जितना कम मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा मेरे पास फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा डेल्टा टी की वैल्यू होगी उतनी ही कम मेरे पास फोर्स होगी। यहाँ तक ये बात समझ आई? अब मैंने ये क्यों बोला कि सर जो आपका फोर्स होती है वो एम ए के बराबर नहीं होती, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्यों फोर्स हमारी एम ए के बराबर नहीं होती। मैं इसे रेज कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत अब है नहीं। वैसे हमने जब लिखा फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर आ जाता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाता है? प्रोडक्ट रूल लग जाता है। तो एक बार मास डेरिवेट होगा कीपिंग वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट, और एक बार वेलोसिटी डेरिवेट होगा कीपिंग मास एज कांस्टेंट। ये बात आपकी समझ आई? तो ये जो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये दो व्यक्तियों की वजह से आ रही है। यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ ही साथ मुझे मास में भी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है ना? अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ भाई। मेरे रॉकेट रॉकेट है, रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न होगा बाहर की तरफ निकलेगा। तो रॉकेट का ओवरऑल जो मास है समय के साथ वो भी चेंज होगा, हाँ या ना? और क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई भाई। पहले वो इनिशियली रेस्ट पर था, फिर वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। आपने इसरो के सारे लॉन्चेस देखे ही होंगे। तो वहां पर तो दोनों चीजें लग रही है ना। तो हम नेट फोर्स के बारे में सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई उसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है और उसी की वजह से फोर्सेस लग रही हैं। ये तो हम नहीं बोल सकते ना। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मास वहां पर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इटसेल्फ। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि भैया वेलोसिटी के ऊपर फोड़ दिया कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर बनकर आएगा, इस वजह से यहाँ पर नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। नहीं सर, यहाँ पर मास भी चेंज हो रहा है सर, उस चीज को भी हमें देखते हुए चलना है। तो ये तो आ गई हमारी गलती की बात कि हम क्यों गलत देखते हैं या फिर क्यों हम गलत पढ़ लेते हैं। मैडम के पास वहां पर उस वक्त डिफ्रेंसिएशन नहीं था तो मैडम ने कभी बताया ही नहीं। मगर हाँ, मैडम ने ये जरूर बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। वो एक अलग बात है कि तुमने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, तुमने एफ इक्वल टू एम ए को याद रखा। तो यहाँ पर ये चीज बता दी गई कि द ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन द गिवन टाइम पॉसिबल, दैट इज योर टाइम इज कांस्टेंट बट द चेंज इन मोमेंटम विल डिसाइड द सिवियरिटी ऑफ द फोर्स। कहने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम कम तो फोर्स कम, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कई सारे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें से विराट कोहली का एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब है क्रिकेट का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुमने देखा है कुछ क्रिकेटर्स को, मैं नहीं ये कहूंगा कि भैया वो नूब है या कुछ है, वो सब अपनी उसमें फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन कभी कभार क्या होता है गलती सबसे होती है। तुम लोगों से भी तो कैलकुलेशन में गलती होती है, तो उनसे नहीं हो सकती। वो खड़ी गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उंगलियों में चोट आ जाती है। लेकिन कोहली को कभी देखना, बड़े प्यार से वो अच्छे से फील्डिंग करता है, परफेक्ट फील्डिंग करता है ना? बड़े आराम से वो बॉल को कैच आउट करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे मोमेंटम में चेंज लाना है। अब मोमेंटम में तो चेंज उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? मान लो जिस वेलोसिटी से वो गिर रहा है, यू हमने मान ली इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम यहाँ चेंज इन मोमेंटम देखें, फाइनल माइनस इनिशियल, अभी के लिए भूल जाओ कोई भी डायरेक्शन के बारे में, अभी हम डायरेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, आया ना? भाई मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये चीज कांस्टेंट रहेगी mu। अब कोहली को पता है कि भैया यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे को चोट भी ना लगे, क्योंकि फोर्स मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वो कहता है यार अगर ये चीज कांस्टेंट है तो मैं ऐसा करता हूँ समय को बढ़ा देता हूँ। तो वो हाथ पीछे खींच कर इस वक्त क्या कर रहा है? समय को बढ़ा रहा है। समय को बढ़ाने से क्या हो जाएगा? फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि फोर्स समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टाइम इंटरवल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स कम से कम लगेगी। तो ये मेन चीज है, इसे आप लोग यहाँ पर से रीड कर सकते हैं। मेन यहाँ पर आ रहा है इस वाली लाइन पर, ध्यान से देखना। द सेम force for the same time causes the same change in momentum for different bodies। गलती से यहाँ पर मैंने इम्पल्स लिख रखा है, ये इसका इम्पल्स से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे इम्पल्स पढ़ाना था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया इम्पल्स को भी पढ़ाना है तो वो यहीं पर लिख दो, कभी मैं भूल जाऊं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम causes
द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज। तो आपके पास क्या है, अलग अलग बॉडीज है, एक बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, एक पतली बॉडी है, एक मोटी बॉडी है। यहाँ पर बोल रहा है सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज सेम चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर ये बोला चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। मान लो मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है और मैं 10 सेकंड तक लगा रहा हूँ, तो ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास एक बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, कोई सी भी पर्टिकुलर बॉडी हो सकती है। चेंज इन मोमेंटम हमेशा मेरे पास 100 यूनिट रहने वाला है। यूनिट्स की बात हो रही है तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। तो वो हमेशा 100 केजी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, ऐसा इस लाइन में लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में हमने बात कर ली है, हमने ये डेरिवेशन कर ली है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेनली ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। ये पॉइंट हमें ये कह रहा है कि अगर आपको मान लो ये देखना है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना कि एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ऐसी एफ वाई को अगर आप निकालना चाहते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ओनली स्पेसिफिकली इन वाई डायरेक्शन आप निकाल लीजिएगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन स्पेसिफिक जेड डायरेक्शन विल गिव यू द नेट फोर्स इन दैट पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन। अभी भी देख लो, ध्यान से ध्यान रखना कि स्टेटमेंट हमारी सेम रहने वाली है। यहाँ पर उसने बोला है नेट एक्सटर्नल फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये जो F इक्वल टू एम ए में F होता है ना, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स को डिपेक्ट करता है कि नेट एक्सटर्नल कितनी फोर्स लग रही। तो हम यहाँ पर जब P ये देख रहे हो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की बात कर रहे हैं, तो ये रिस्पेक्टिव एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो रिस्पेक्टिव एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम में एक्ट कर रही हैं। और ये रिस्पेक्टिव फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है इन द रिस्पेक्टिव एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ये बात क्लियर है। फिर भी यहाँ पर मैं ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन्हें एक बार रिसाइड कर देता हूँ। इसने बोला सेकंड लॉ के हिसाब से अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो ये बोलेगा कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। अब उसने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि जब उसने ये फॉर्मूला लिखा था ना, F इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम डी वी बाई डी टी, तो इसके अंदर उसने ये मानकर चल रहा है कि जो मेरा मास है वो चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो उसने इस इक्वेशन को गायब कर दिया। तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन हो गई m इंटू ए वाली। इसी इक्वेशन के ऊपर ये अपना सारा ज्ञान पेले जा रहा है, जिसमें से पहला पॉइंट इसने बोला कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में पहले ही पढ़ा चुका था। अब इसने एक और चीज यहाँ पर बोली है कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि इक्वेशन 5.5 से दिया गया है, इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल ऑल्सो। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, ठीक है, अपने आप पढ़ लेना। ये समझ लो ये होमवर्क हो गया है ना। हर कुछ तो स्पून फीड नहीं कर सकता ना, कुछ ये पढ़ोगे देन कमेंट सेक्शन में आओगे, डाउट लिखोगे, तो एक अच्छी कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में इंटरेक्शन चलता रहेगा। थर्ड पॉइंट होमवर्क है तुम लोग का। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ फोर्थ पॉइंट पर जरा थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिख रखा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लोकल रिलेशन। भैया ये लोकल, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लगने वाला एक रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स होती है, फोर्स एट अ पॉइंट in the space at a certain particular instant of time is related to a। तो अगर तुमने लिखा F इक्वल टू एम ए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को तुम कंसिडर आउट कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को तुम कंसिडर आउट कर रहे हो, और तब तुम ये बता पा रहे हो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इतनी फोर्स लग रही है तो इतना एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको ये समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कल को अगर स्टेटमेंट असर्शन टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है कि सर जो सेकंड लॉ की ये पर्टिकुलर इक्वेशन है ये एक लोकल रिलेशन है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये स्टेटमेंट के बारे में 4 और ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, या फिर एक दूसरी इक्वेशन वो डाल देंगे तो उसमें फंस जाओगे। तो नोट द फैक्ट दैट दिस रिलेशन इज लोकल। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये एक्ट कर सकता है, काम आ सकता है। तो ये हमारे पास मेनली न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। लेकिन तुम्हारे मन में एक और सवाल चल रहा होगा, तो यार इसमें डिफरेंट क्या पूछ लेंगे वो लोग? डिफरेंट तो ये पूछेंगे कि जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं
कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ तुमने लगाया, हम इसी लॉ को लेंगे, F इक्वल टू एम ए वाले इस इक्वेशन को हम चर्चा में लाएंगे। मैंने ये बोला कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, क्या ये इक्वेशन केपेबल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताने के लिए? ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं क्या ये इक्वेशन केपेबल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताने के लिए। और अगर हाँ ये इक्वेशन केपेबल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताने के लिए, तो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ की फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही हो गया, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आराम से बता पा रहा है। हाँ या ना? खुद सोचो। अब देखो, तुमने कहा F इक्वल टू एम ए, मैंने बोला हाँ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही होता है। टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना हो जाएगा, लेटेस्ट से हमने उसे लिख दिया t। अगर मैं इसे यहाँ पर लगाऊं तो तुम इसे लिख सकते हो एफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, मान लो वो हो गया कैपिटल टी। अब अगर तुम ये कहो कि फोर्स हमारी जीरो हो जाए, तो ये हो गई कि वी एफ इक्वल टू वी आई। अब तुम कहोगे तो सर इससे इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव हो रहा है मेरे भाई कि अगर मान ले तू इनिशियली रेस्ट पर था तो तू फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा, है कि नहीं? मैंने बोला है ये कुछ, ये तो न्यूटन ने बोला है। दूसरी बात, अगर तू इनिशियली किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो फाइनली भी उसी वेलोसिटी से तू मूव करता रहेगा। क्या ये बात मैंने बोली? नहीं सर, ये न्यूटन ने बोली थी, अपने फर्स्ट लॉ के अंदर ये बोली थी कि भाई अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखती है अनटिल एंड अनलेस यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। यहाँ पर भी ये चीज़ यही बताने की कोशिश कर रही है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन है तो मोशन में रहेगी। तो अब आप लोग मुझे बताइए, जो मैंने तुमसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, कि फिर तो न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को रिप्लेस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, न्यूटन का तो फर्स्ट लॉ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सही रहेगी? अगर सही नहीं रहेगी तो लिख कर दो वजह कि सर ये बात इसलिए इस वजह से सही नहीं रहेगी, है कि नहीं? कि नहीं हटा सकता, ये कमियां हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, कुछ ऐसे मेरिट्स हैं, ऐसे मेरिटेशियस पॉइंट है जिनकी वजह से वो नहीं हट सकता, इट इज़ इरिप्लेसेबल। और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो डिस्कशन हमने करी, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक पहलू बता रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख कर देना जो मैंने तुमसे ये पूछा। यहाँ पर हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ मेनली खत्म हो गया। मैं एक चीज़ की बात करूंगा, जैसा कि मैं कह रहा था मोमेंटम की और मोमेंटम के ग्राफ की, ये थोड़ी सी ज़रूरी बातें हैं, मोमेंटम और उसका ग्राफ। देखो, मोमेंटम को हमने लिखा P इक्वल टू एम वी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है, सिंपल एज दैट। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसके ग्राफ कैसे कैसे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ और पहले ग्राफ की बात करूँ, वैसे तो ये बड़ा गंदा सा ग्राफ बना है लेकिन अच्छा सा बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये लीजिए सर, मैंने ये बोला इस केस में मैं मोमेंटम को वेलोसिटी के साथ प्लॉट कर रहा हूँ कीपिंग मास एज कांस्टेंट। तो अगर मैं मास को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता हूँ तो इस केस में क्या हो जाता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन खींचेगी यहाँ पर से ऐसे, यह जो स्ट्रेट लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा, यहाँ पर एंगल कुछ आएगा थीटा, तो इसका जो स्लोप होगा थीटा की वैल्यू जो टेन थीटा होगी, कहने का मतलब है यही यहाँ पर स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का। ये जो स्लोप होगा ये आपको मास देगा। अब तुम कहोगे तो सर इस पे क्वेश्चन क्या सा आ सकता है, मतलब क्या ही फायदा है इसके क्वेश्चन को करने का? अरे देखो, फायदा तो है इसके क्वेश्चन को करने का। मान लो मैं तुम्हारे को यहाँ पर आड़े टेढ़े तीन चार कर्व्स बनाकर दे देता हूँ, जैसे ये दूसरा कर्व हो गया, है ना, ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया। मैं तुमसे ये पूछूं कि किसका मास ज़्यादा है ना, मैं तुमसे ये पूछूं कि किसका मास ज़्यादा है, पहले वाले पार्टिकल का मास ज़्यादा है या दूसरे वाले पार्टिकल का मास ज़्यादा है, तो तुम ये बोलोगे यार अब तो आसान है निकालना। क्या बोलोगे तुम कि भैया हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, सर ने पढ़ा दिया था काइनेमेटिक्स के अंदर कि ये हमारा मान लो एंगल हो गया अल्फा, एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल थीटा, है कि नहीं? तो जो टेन वैल्यू ऑफ अल्फा है वो ग्रेटर होगी हमारी टेन वैल्यू ऑफ थीटा से। अब टेन का मतलब क्या होता है? टेन वैल्यू ऑफ दैट एंगल, यहाँ पर ये क्या है, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन, और ये क्या है, एंगल। तो टेन वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल गिव यू मास। तो मास ऑफ पार्टिकल नंबर टू इज ग्रेटर देन मास ऑफ पार्टिकल नंबर वन। हुआ नहीं हुआ? बताओ, नीट का एक क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं करा सर, आप ही लोगों ने करा है।
तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर आउट हो गया। ठीक है, मैं इस पेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। हाँ, कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट। मेन चीज़ पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक मोमेंटम हो गया। अब इसके कुछ और ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा दूसरा ग्राफ, मोमेंटम वर्सेस, हमने पहले क्या बनाया था, वेलोसिटी का। अब बनाएंगे मोमेंटम वर्सेस मास का। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हमने इसे कांस्टेंट रखा है, इसे हमने फिक्स रखा है। तो इस केस में भी कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। इसके अंदर भी वही प्रपंच हमसे पूछे जा सकते हैं, वही अलग अलग निम्न प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो तुम लोग जो इतना क्वेश्चनों के अंदर डरते हो, मैं क्वेश्चन यहाँ बना रहा हूँ ना, तो तुम भी बना सकते हो। कोई बड़ी बात थी क्या? अब खुद बताओ इसके अंदर तुम क्या क्वेश्चन बना सकते हो। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया ना कि किसका मास ज्यादा होगा, तो यहाँ पर तुम कैसा क्वेश्चन बनाओगे, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। अगर तुमने ये बना पाए तो लिखो जेन्युइनली कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन में बना पाया था। अगर नहीं बना पाए इट्स ओके, मैं बना देता हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछता, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना। ये पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया। तो फॉर ऑब्वियस रीजन जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमने बोला एंगल अल्फा थीटा से बड़ा, तो वेलोसिटी जो है हमारी सेकंड वाले की वो वेलोसिटी 1 से बड़ी होगी, क्योंकि टेन अल्फा हमारा टेन थीटा से बड़ा होगा, है ना। एक और हम यहाँ पर कर्व बना लेते हैं। अब हमसे बोला गया कि ये मोमेंटम की बात आई। अब ये कांस्टेंट है, तो मास और ये जो v है इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो ठीक है यार बना लेते हैं, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। ये रहा मास, ये रहा हमारा मॉडुलस ऑफ v। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया। अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये कैसा ग्राफ होता है, चांद जैसा, जैसे मून नहीं होता वैसा ये बनता है। तो ये चांद जैसा कर्व हमारे को देखने को मिलता है। तो ये हमारा बेसिक रिलेशन हो गया। इसके ऊपर वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों से ये पूछ लेगा कि मान लो अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है और एक मास है हमारे पास। ये छोड़ो इस क्वेश्चन को, अभी आगे करेंगे। वाई टू डिस्क्लोज ऑल द क्वेश्चंस ओवर हेयर, सारे क्वेश्चन यहीं पर करवा दूंगा, फिर एमसीक्यू में हम क्या लगाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास मोमेंटम की डिस्कशन हो गई। अब जो हम एक और है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, इम्पल्स हो जाएगी। चलो इम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, सिंपल एज दैट। तुम कहोगे अरे 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 सर रुक जाओ सर, मैंने कहीं से मैं पढ़ कर आया हूँ सर, और वहां पर बोला गया है कि इम्पल्स का मतलब होता है कि फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने क्या अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। मैंने क्या अच्छा, यही तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन आंसर है नहीं। देखो सुनो मेरी बात, जिसने भी बताया काइंड ऑफ लाइक वो किसी और पॉइंट को प्रूव करना चाह रहा होगा, तो इसलिए उसने बताया, गलती उसकी नहीं है पहली चीज। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फोर्स इक्वल टू हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया फोर्स इनटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। हम यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, सबने ऐसे ही करा है। हम बोलते हैं कि इसका मतलब हो जाता है इम्पल्स। ये जो क्वांटिटी अब निकल कर आई इसे हमने बोला इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम फॉर श्योर। लेकिन जब बच्चे इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं या कोई भी इस डेफिनेशन को पढ़ता है, वो कहता है यार फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम डी टी। तो यहाँ पर सवाल या निशान ये आता है कि ये जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम है ये कितना है, क्योंकि अगर मैं वापस एनसीईआरटी पर जाऊं तो एनसीईआरटी ने खुद बोला है कि ये जो छोटा शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम है तो सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए 10 सेकंड बहुत छोटा टाइम हो सकता है, किसी के लिए 1 नैनो सेकंड बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भले ही एनसीईआरटी ने भी यही फॉर्मूला लिख रखा हो, लेकिन उसने नीचे लिख दिया देखो चेंज इन मोमेंटम 5.7 यहाँ पर। तो ये लाइनें हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पहले मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। माइट भी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो श्री जी के क्वेश्चंस है, हम फिजिक्स प्रेप के वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मैं पहले करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अब सारी जगह ही पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे पता है कि कई लोगों के तो मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन कोट कर रखा होता है ना। तो इसलिए
उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, it is stopped after a particular distance of 60 centimeter. We have to find the average resistive force which is exerted by the block on the bullet. ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है हमारे पास जिसका पर्टिकुलर मास है 0.04 kg सर, ठीक है, ये रहा सर आपके पास मास, और ये 90 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है। ये एक पर्टिकुलर प्लैंक के अंदर या कह लो वुडन ब्लॉक के अंदर जाकर ये टकराती है, 60 सेंटीमीटर तक ये चलती है और फिर रुक जाती है। तो हमें ये बताना है कि कितनी रेजिस्टिव फोर्स ये वुडन ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा था। अब तुम एक चीज बताओ, फोर्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें यह एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक लॉजिक डिफाइन करो तुम ये मत सीखो कि ये तो आता है मुझे, स्किप कर देता हूं मैं। क्या होगा स्किप करने से, कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ वही रहने वाला है। मैं जो तुम्हें यहाँ सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें उसे समझो प्लीज। देखो सॉल्व कैसे करना है, आपको ये देखना है रिक्वायरमेंट क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन आपको है इनिशियल वेलोसिटी विच इज 90, मास ऑफ द बुलेट 0.04 एंड द डिस्टेंस अप टू विच इट ट्रेवल विच इज 0.6। निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है फोर्स। फॉर्मूला कौन सा है भाई, जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। तो तुम कहोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास मास गिवन है, जी साहब। क्या एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं सर, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन अब हम निकाले कैसे, यहाँ पर हमें देखना है जब ये एंटर करेगी इसकी वेलोसिटी है 90, जब ये बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी, सॉरी बाहर की तरफ आने को कह रहा हूँ, जब ये रुक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब हमारे पास तो हम तो सिर्फ काइनेमैटिक्स पढ़ कर आए हैं, तो फॉर ऑब्वियस रीजन वही लगेगा। काइनेमैटिक्स की कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, सारी इक्वेशन लिख कर देखना, सारी, और उसमें से जो इक्वेशन सबसे ज्यादा वेरिएबल को कैरी आउट कर सकती है उसको चूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये इक्वेशन कामयाब रहेगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 90 है, मेरे पास को एक्सेलरेशन निकालना है और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.6 दे रखी है। तो यहाँ पर से जो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा वो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है -6750, इतना एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, निकल कर आ जाएगा। तो मैं यही आंसर कोट करूंगा सर। आपको अगर लग रहा है मैं कैलकुलेट करूंगा, नहीं सर मैं नहीं करूंगा, आप लोगों से ज़्यादा आलसी मैं हूँ। तो ये आ रहा है -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स निकालनी है तो क्या होगा, मास विच इज 0.04 इंटू एक्सेलरेशन -6750। अब मेन चीज आई कि भाई तुम ये जानना चाह रहे हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आया। देखो ये 0 हो गया तो आंसर आपके पास आ जाएगा -u² दैट विल बी इक्वल टू 2as। ए की वैल्यू आ जाएगी -u² अपॉन में 2a, तो यहाँ पर से इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये है ना, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये रेजिस्टिव इन नेचर है। इज दैट क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन कर लेते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ओके सर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मतलब यहाँ पर मोशन ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू हमारे को दे दी, एक इक्वेशन बनाकर उसने हमारे को दे दी कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास कैसे डिस्क्राइब्ड है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। वही बात है कि आपको गिवन क्या क्या है। मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मुझे एक्सेलरेशन गिवन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ gt², इसे मैं कंपेयर करता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at² से, तो मेरे पास यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u के बराबर है। मानते हो नहीं मानते भाई, कंपेयर आउट करने से मुझे इतना पता चल रहा है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मुझे यहाँ बॉडी का मास गिवन है, हाँ सर वो बिल्कुल गिवन है, तो मास इनटू द गिवन एक्सेलरेशन विच इज जी, तो mg हमारे पास नेट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर। इम्पल्स के वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे वैसे भी करवाने हैं, फिर भी चलो ठीक है हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। A batsman hit the back of the ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। मतलब बॉल आई, टप्पा खाई, चली गई, 12 से आई तो 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चली गई।
अगर मास ऑफ द बॉल इज इतना, देन वी हैव टू डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है कि बस निकाल दिया इम्पल्स, नहीं, उसने क्या बोला, फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल सर। क्या उसने ये बोला बाय द बॉल? नहीं, टू द बॉल। यही एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो तुम कहोगे अरे 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 सर क्या आप बता रहे हो यार, फिर से चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना, सीधा सा फॉर्मूला लगा देता हूँ ना, डेल्टा पी, खत्म हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला लगा दो, आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर तुम अपने मॉड्यूल में जाकर देखना, चाहे तुम किसी में भी पढ़ रहे हो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तुम अपने मॉड्यूल के पीछे वाली पहली एक्सरसाइज को देख लेना या एग्जाम्पल सेट को देख लेना। उसके अंदर आएगा फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, या फिर फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो मैंने दो चीजें यहाँ पर दी, बॉल ऑन वॉल, ठीक, और दूसरी दी वॉल ऑन बॉल। और फिर तुम यहाँ पर बिल्कुल चिचियाते रहना, परेशान रहना कि यार एक में नेगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो सिर्फ डेल्टा पी ही तो निकालना था, अब ये क्या नई मुसीबत हो गई। सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों को इसी काम में हमने चिचियाते देखा है अपने ऑफलाइन सेंटर पे। तो आ जाते हैं हम सवाल को सॉल्व करने पर। सबसे पहले उसने क्या बोला, इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ डी टी। तो यहाँ पर इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के बराबर होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में इम्पल्स एक्ट कर रही है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा इसी पर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसे थोड़ा सा यहाँ छोटा करके रख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है, बैट है, बैट है, ये हमारे पास बॉल, बॉल आई, टकराई और वापस चली गई। तो पहले हम देखेंगे इनकमिंग हमारा मोमेंटम कितना होगा। तो वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो दैट इज 0.15 इंटू 12। तो मैं इसे लिखूंगा m इंटू वी। लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ है, आगे का डायरेक्शन है दैट इज प्लस आई कैप। ऐसी फाइनल मोमेंटम पीछे की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, माइनस आई कैप की तरफ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी भी वही है। हाँ देखो, स्पीड वही है, वेलोसिटी वो नहीं है, ये भी ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि आप पीछे मुड़ गए ना तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, वो उसमें डायरेक्शनल एक्सपेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हमने ये बोला कि भाई इस केस के अंदर जो हमारी स्पीड है वो सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2mv आई कैप, और वो भी माइनस का। करके देख लेना, यही वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, और यही इम्पल्स फोर्स पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, माइनस आई कैप सर। क्या डायरेक्शन हुआ, माइनस आई कैप, मतलब बॉल को इस तरफ फोर्स लग रही है, और लगेगी भी। बॉल को जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है। अगर बॉल को इस तरफ फोर्स लग रही है तो दीवार को इस तरफ फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। या कह लो बैट्समैन को इस तरफ फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो जब शॉट खेल रहे होते हैं विराट कोहली, तो बॉल जब उन्हें टकराती है तो उन्हें पीछे की तरफ फोर्स लगती है कि नहीं, जैसे बैट पीछे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये आपके वाले क्वेश्चन है ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाय द बॉल ऑन द वॉल एंड बॉल ऑन द बॉल, फोर्स की अगर मैं बात करूँ, फोर्स फोर्स फोर्स, बॉल ऑन द वॉल एंड बॉल ऑन द बॉल। तो ये वाला जो हमने केस करा, फिर से बड़े प्यार से समझा देता हूँ, ये वॉल है, ये बॉल है। तो ये जो केस हमारे को दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो है बाय द वॉल ऑन द बॉल। मतलब वॉल की वजह से बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, साथ ही साथ कितनी, मतलब उस डायरेक्शन कितना होगा, कितनी फोर्स लगेगी। खैर ये तो अभी हम नहीं बताएंगे इसमें बताने के लिए, क्योंकि टाइम हमें फ्रेम दे नहीं रखा। लेकिन हाँ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो हमें ज़रूर बता रखा है, तो वो हमने यहाँ पर करके देख लिया। वी आर सॉर्टेड विद दैट, वी आर सॉर्टेड विद दैट कि चलो हाँ ठीक है, अब हमें पता है कि बॉल पर इस तरफ फोर्स लग रही है और बॉल पर इस तरफ फोर्स लग रही है। तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है। मैंने फिर से बात करी, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है बॉल के लिए, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरफ है बॉल के लिए। मतलब बॉल के लिए जो भी डायरेक्शन आएगा वो प्लस आई कैप के लिए होगा, और बॉल के लिए जो डायरेक्शन आएगा वो माइनस आई कैप का डायरेक्शन होगा। चाहे वो हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, चाहे हम फोर्स की बात करें, चाहे हम इम्पल्स की बात करें। तो समराइजेशन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इम्पल्स का डायरेक्शन किसका है, ये इम्पल्स का डायरेक्शन बॉल का है। बॉल के ऊपर किस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रही है, माइनस आई में।
वॉल के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है, माइनस आई में, और वहीं पर जो हमारी वॉल है उस पर किस तरफ फोर्स लग रही है, प्लस आई में, उसके ऊपर किस तरफ इम्पल्स लग रही है, प्लस आई में। प्लीज प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टाइम पर जब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सर, तो यही सब मैं आपसे वापस पूछूंगा, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ है, लाइन बाय लाइन हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर मैं पहले ही बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में, कि न्यूटन के सेकंड लॉ से, इम्पल्स से क्या क्या क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। अच्छी बात ये होगी कि अगर आपके पास अपना मॉड्यूल है, अपना कोई भी बुक है, इंक्लूडिंग एनी बुक, ठीक है, या एनी मटेरियल फ्री या डाउनलोडेड, या फिर तुम्हें इंस्टीट्यूट से मिला हो, थोड़ा सा पढ़कर आना, थोड़ा सा कर कर आना, वी विल डू दैट, स्टेप वाइज हम करेंगे, छोटे छोटे हम पोर्शंस तैयार करेंगे। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यू